हेलो बेहद आप लोग कैसे आशा करते हैं कि बच्चों के स्वस्थ होंगे। आप विदित है कि आपके लिए 2024 के मतलब पिछले साल के प्रश्न जीडी कांस्टेबल हल करवा रहे हैं। आपके लिए अभी तक लगभग 135 प्लस वीडियो ध्यान रखना। हाँ, 135 और 140 के बीच में वीडियो बन चुके हैं। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करें विद्यार्थी आप सोच सकते हो। और जो हम पीवाई को हल करवा रहे हैं वो हमें ये बता रहा है कि पिछले साल किस पैटर्न से एग्जाम फॉलो हुआ था और वही पैटर्न फॉलो होकर आपको 2025 मिलने वाला है। तो आपको पता है कि फरवरी 2025 में आप एग्जाम होना 4 फरवरी 6। तो आप देख पा रहे होंगे, हम आपके लिए जानकारी के रूप बता दें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो 29 फरवरी तक पूरे डे बाई शिफ्ट बाई हिंदी और जी के जी एस के बिल्कुल शिफ्ट बाई डे बाई हर दिन के 4 पार्ट होते हैं, 4 शिफ्ट होते हैं, सभी का हल हो चुका है। और हम 1 मार्च के 4 शिफ्ट करवा चुके हैं और 5 मार्च के 4 शिफ्ट अब आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि 6 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर पहला चलेगा, सेकंड चलेगा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से हम कंटिन्यू डे बाई शिफ्ट बाई साथ साथ चला रहे हैं। और आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा। एसएसजी कांस्टेबल 2023-24 नाम से लिस्ट बना है। अभी तक आपके पास प्रश्नों का भंडार हो गया है और इतना सारे प्रश्न हो गए हैं आपके पास। अगर आप बाहर से भी नहीं पढ़ते हो, माना जाए इतना ही पढ़ लेते हो, तो आपके पास प्रश्नों का भंडार हो जाएगा और आप आराम से 70-80% जी हम आपको गारंटी लेके बोलते हैं कि आपका नंबर इंक्रीज होगा और आप एक पोस्ट पाकर देखना सिलेक्शन लेंगे। और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो विश्वास कीजिएगा, हम जो डाटा दे रहे हैं बहुत सही सटीक जानकारी है। चलिए इसका हम जीकेजीएस लेंगे, इसके बाद हिंदी लेंगे। चलिए मिलते हैं आगे किस प्रकार पर देखते हैं जीकेजीएस। चलिए तो पहला प्रश्न हमें विद्यार्थियों मिला है 5 मार्च 2024 के सब चारों शिफ्ट हो चुके थे। अब 6 मार्च का ले रहे हैं। पहला शिफ्ट ध्यान रखें, देखना है होगा कि पिछले शिफ्टों की तुलना पिछले दिनों की तुलना में किस प्रकार से प्रश्न बदला है नहीं बदला, आपको देख सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं जाके जरूर देखिए विद्यार्थियों पिछले पीवाई के प्रश्नों को। आपके पास बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स को टॉप वीडियो चला रहा हूँ। बाकी हिंदी और जीके का तो पर डे वीडियो अपलोड करता हूँ, ध्यान रखें। चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। देशभक्तों के राजकुमार तो जी आपके कहे जाए सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखना। और इन्होंने एक नारा दिया था दिल्ली चलो, आप जाने चाहोगे ना, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, याद रखना विद्यार्थियों, सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे। और इन्होंने ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना भी किया, ध्यान रखना, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी किया था कौन, सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे। हम आपको जानकारी बता चुके हैं और सभी डिटेल बताऊं तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा और जे रही देख बता ही देते डिटेल क्या है भाई। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले सूचना प्रसारण मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद आपके क्या थे, भारत के पहले राष्ट्रपति, ध्यान रखना। चलिए इस प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है, हमें कह रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने को हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए संगठन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया, वो है इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स, ध्यान रखें। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के भूतपूर्व पीएम है और जो वर्तमान में नहीं रहे, ध्यान रखना, इनका क्या हो गया है, मृत्यु हो गया है कुछ ही दिन पहले, ध्यान रखना 2024 की में हुआ है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इन्हें क्या दिया गया था, इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स का पुरस्कार दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। चलिए क्यों दिया गया था, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में योगदान के कारण। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यूनिसेफ के साथ आयुष्मान खुराना के सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखें विद्यार्थी, यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करता है, मतलब बाल संरक्षण। यूनिसेफ एक आपका सामाजिक संगठन है जो बाल संरक्षण पर विशेष कर कार्य करता है, ध्यान रखिए विद्यार्थियों। और इसका जो आयुष्मान खुराना है एक व्यक्ति हैं, वो सामाजिक सुधारक हैं, वो क्या कर रहे हैं, बाल अधिकारों और कल्याण का समर्थन करना, ठीक है। तो आयुष्मान खुराना क्या कर रहे हैं, यूनिसेफ का समर्थन कर रहे हैं, क्यों, बाल अधिकारों और कल्याण का समर्थन करना चाहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हमें कह रहा है दीपिका पल्लिकल एक स्केश खिलाड़ी है। स्केश का प्रश्न हमें बार बार पूछ रहा है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, मैं पहले बता चुका हूं, हमें टॉपिक बार बार यही पूछ रहा है कि संबंधित खेल, संबंधित राज्य, संबंधित शब्दावली, संबंधित कप ट्रॉफियां, बार बार बता रहा हूं हर शिफ्ट में। चलिए आपकी जिम्मेदारी है। तो दीपिका पल्लिकल जो क्या खेलती है, स्केश खिलाड़ी, ध्यान रखना विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अब हमें फिर प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर जनगणना का प्रश्न बार बार आ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ जनगणना का प्रश्न उठा पढ़ लीजिए विद्यार्थियों, अन्यथा आपका नंबर 2 नंबर कम हो जाएगा। भारत की 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3%, वो आपका मिजोरम रहेगा। और पूरा भारत को तो आपको पता है कितना परसेंट, हाँ सॉरी क्षमा चाहते, भारत का तो 73% है ना,
है कि नहीं। और आपका रहेगा महिलाओं का 61.64 करीबन है कि नहीं, और पुरुषों का 73%। लेकिन हम बात करें सबसे अधिक साक्षरता राज्य केरल का है और 61.04। ये आपका बिहार राज्य का सबसे अधिक केरल साक्षरता है। उसके बाद हमारा पड़ता है कौन, बिहार पड़ता है। ठीक, आसपास थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, ध्यान रखें, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुल साक्षरता दर कितना है मिजोरम का, इनका 9.3 है। सबसे अधिक भारत में पड़ता है किसका, केरल का, 94% मैं बता चुका हूँ। चलिए, तो जनगणना का प्रश्न हमें नहीं छोड़ रहा, ध्यान रखिए। तो जनगणना को आप पढ़ ही लीजिएगा, ध्यान रख, ठीक है। अगला प्रश्न हमें क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। तो लोक नृत्य अधिकांश हमें पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में पूछता रहता है। तो आज आया है भाई महाराष्ट्र के बारे में। तो लेझीम आपको पता होनी चाहिए, जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और महाराष्ट्र का राजधानी आपको पता है क्या है, इसका प्रश्न पूछ चुका है पिछले चैप्टर में। आप पूछा था 2023 में उप मुख्यमंत्री कौन थे, आपने क्या लगाए थे, अजीत पवार, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन थे, एकनाथ शिंदे। उसी प्रकार मैंने होमवर्क में आपको बोला था कि आपको मुख्यमंत्री वर्तमान और उप मुख्यमंत्री 2 बने हैं, तो आपको बताना है। आप बता ही नहीं पहली बार। तो अगर आप डे बाय शिफ्ट बाय नहीं देख रहे हैं तो आप घाटा ही होने वाला है, आप समझ ही नहीं पाओगे भाई प्रश्न किस प्रकार से पिछले शिफ्टों में आया था, पिछली तारीख में आया था। कंटिन्यू देखते रहिएगा, आपके पास दिमाग लगने लगेगा। हिंदी और जीके जैसे हम डे बाय पर डे 7 तारीख वही शिफ्ट वही चलता है, जाके देखिएगा। कंटिन्यू 20 फरवरी चालू किया था मैंने, अभी इतना तारीख पहुंच चुका मार्च में। चलिए ठीक है। तो लेझीम एक नृत्य है जो कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र का, ध्यान रखना महाराष्ट्र राजधानी आप पता है ना, नहीं पता बताइए। अगला पे देखिएगा, रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीता, ध्यान रखना। अब 22-23 किसने जीता, वो सौराष्ट्र। ये आपका पड़ता है कहाँ बताइए, ये आपका राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान, ध्यान रखना। तो सौराष्ट्र किसने जीता था, रणजी ट्रॉफी 2000, ध्यान रखना यह क्रिकेट का ट्रॉफी है, किससे संबंधित कप कह सकते हैं, क्रिकेट, और यह राष्ट्रीय ट्रॉफी है। तो भारत का क्रिकेट का राष्ट्रीय ट्रॉफी का नाम क्या है, रणजी ट्रॉफी है। जी अपने आप प्रश्न बन सकता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, आप क्या बोलेंगे, क्रिकेट से। हमें पूछा 2022-23 में किसने जीता, वो सौराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आप इसमें पर एक पा रहे होंगे, हमें कह रहा है खालिस्तान नीति के अनुसार उद्योगों किसी विदेशी देश में बनने वाहनों को आयात करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उसे हम आयात। देखो कहने का मतलब ये है कि हमें कह रहा है भाई किस नीति के तहत, तो भाई आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी देश में बने वाहनों को आयात करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। चलिए आयात मीन्स होता है किसी देश में पहुंचाना होता है, तो भारत में ही आयात करना है, उसको बनाना जे कह रहा है इसके तहत। अगला आप देख पा रहे होंगे पंचवर्षीय योजना का प्रश्न तो हमें छोड़ ही नहीं रहा है, नहीं छोड़ रहा ना, बताइए। पंचवर्षीय योजना का प्रश्न, हरित क्रांति का प्रश्न नहीं छोड़ रहा है, पंचवर्षीय जनगणना का प्रश्न नहीं छोड़ रहा है, वादक वादन अंत नहीं पूछ रहा है, रत्न तंग नहीं पूछ रहा है, उत्सव मेले पूछ रहा है। तो इन टॉपिकों को बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए भाई, पूछेगा फिर अगली बार फिर पूछेगा। अब देखते हैं चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गार्डविल फार्मूला का उद्देश्य क्या थे पूरा, ठीक है। हमें बोल रहा है यहाँ पर देखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गार्डविल फार्मूला, ठीक है। पहला आपको बार बार पूछा है हेमार डोमर मॉडल, दूसरा आपको पता होनी चाहिए महालनोबिस, ठीक, पीसी महालनोबिस। अभी चौथी योजना है गार्डविल फार्मूला, सब पूछेगा। का उद्देश्य राज्यों को उनके खालिस्तान के आधार पर योजना सहायता आवंटित करना, वो है जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय। मतलब जो चौथी योजना थी, ध्यान रखना विद्यार्थियों आपकी, इस योजना में कहा गया था, वो फॉर्मूला या योजना का नाम क्या था, गार्डविल। जब भी प्रश्न बन सकता है, बनेगा ही बनेगा, और बना है पहली बार। उसका उद्देश्य था जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय पर आधार पर सहायता आवंटन करना। जो भाई पैसे आवंटन किया जाता है पंच योजना के तहत कि भाई 5 साल में इतना इतना जो काम करना है, तो उसके में वो कहा थी भाई जनसंख्या जिस देश या राज्य का अधिक होगा उसके आधार पर, और प्रति व्यक्ति आय कितनी है उसके आधार पर हम पैसा को आवंटन करेंगे प्रत्येक राज्य, ये कह रहा था वो, समझे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के अनुसार भू स्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ऑनलाइन पाठ्यक्रम कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो कर्मयोगी एक आपका प्लेटफॉर्म मतलब आपका
क्या है कह सकते हैं ऐप्स है, इसके माध्यम से गूगल ऐप्स है, इसके माध्यम से आपको पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आपका करंट अफेयर का प्रश्न ध्यान रख, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रश्न ध्यान रख। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय शख्सियत को मेजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता ध्यान रख, AR रहमान। और ध्यान रख विद्यार्थियों, इनसे संबंधित राज, हमें इसका नाम क्या है, मोजार्ट ऑफ मद्रास। मद्रास कहाँ पड़ता है आपको पता है, तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है, उसी का प्राचीन नाम मद्रास है। तो AR रहमान जो आपके संगीतकार हैं, ध्यान रखना, गायक हैं, और इनके प्रश्न पिछले शिफ्टों में पूछ चुका, ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोजार्ट ऑफ मद्रास नाम से जाना जाता है AR रहमान को। भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है? तो विद्यार्थी एक बात ये बताऊं, मैं इस प्रश्न को 3-4 बार पूछ चुका है, 3-4 बार, ठीक है। इसका नाम रहेगा महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत ग्रामों में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है इस योजना के तहत। इसका नाम पहले नरेगा था, मतलब नरेगा मतलब हो सकते हैं, ठीक है, मतलब था, अब महात्मा गांधी जोड़ दिया गया है। पहले क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था, अब इसका हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत क्या होता है, 100 दिन का काम मिलता है। मैं फिर बोलूँ आपको, पिछले शिफ्टों में इसको पूछ चुका विद्यार्थियों, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको तो घाटा होगा ना। हम फिर बार बार बोलता हूँ मैं कि आप जाके क्यों नहीं पढ़ते, आपको हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थियों ना, जी मेहनत हमें पता है कि हम आपके लिए कर रहे हैं, बहुत फायदेमंद चीज़ है। चलिए निम्नलिखित में से कौन अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध था? तो वो आपका रहेगा मंदाबूर वासुदेवन नायर, ठीक है, जो आपका प्रश्न आंसर है। कथकली आपका पता है केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, और आपके पास 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ध्यान रखना कितने, 8। तो उनमें से कथकली जो केरल राज्य का, जिसका राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और मंदाबूर वासुदेवन नायर आपके क्या हैं, जो प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो हमें संबंधित राज्य, शास्त्रीय नृत्य संबंधित राज्य, नृत्यांगना व उनसे मिले पुरस्कार भी बार बार पूछ रहा है। चलिएगा हम ऐसे आपको बताते रहेंगे, आपकी जिम्मेदारी बनती भाई। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, एक मैच के दौरान एक मानक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको तो 9 होते हैं। अब फिर कहूँगा मैं आपको कि इस कॉन्सेप्ट से या इस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछ रहा, फिर बोलूँ मैं खेल, संबंधित राज्य, संबंधित खिलाड़ी, संबंधित कप ट्रॉफियाँ, संबंधित शब्दावली, संबंधित एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या। मैं एक ही टॉपिक में कितना बता दिया, खेल से, तो खेल का प्रसार शिफ्ट में आ रहा है, हाँ कि नहीं? तो खो खो एक गेम होता है, इसमें एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते, ध्यान रखना। और मैं बताऊं, जो भी GD का सिलेबस अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का भी प्लेलिस्ट बना चुका हूं मैं, आप वहां जाके देखिएगा, आपका फायदा मिल जाए। ये सब एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या में बनाया हुआ वीडियो, जाके देखो। तो भाई रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का पूरा अध्याय कवर हो चुका है। हिंदी की बात करें तो पूरा GD का सिलेबस कवर कर चुका हूं मैं, जाके देखेंगे तो नंबर पकाएंगे। जो विद्यार्थी हमें देख रहा है या जैसे लग रहा है कि सर जो डाटा दे रहे हैं सही दे रहे हैं, ठीक है, वो विद्यार्थी पढ़ेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। उस विद्यार्थी का 70-80 परिणाम इंक्रीज होगा। आप खुद देख लीजिए, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप खुद सोचना कि सर जो डाटा दे रहे हैं क्या सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। अगर सही देता हूँ तो कमेंट करें विद्यार्थी, अगर गलत देता हूँ तो बोल दीजिएगा सर आप पढ़ाना बंद करें, आपका काम का ही नहीं है डाटा, क्यों उठ पटांग पढ़ा रहे हो, ऐसा कह दीजिएगा, हम बंद करेंगे। पहली बात, कोई मतलब नहीं, जब हमारा पढ़ाई वाला कोई किसी विद्यार्थी काम ही नहीं आएगा जीवन में, तो क्या मतलब पढ़ाने का, फिर फालतू हम चिल्ला ही रहे हैं ना, है कि नहीं? चलिए, तो हम आपकी मेहनत कर रहे हैं, देखिए जो मेहनत हम कर रहे हैं वो मेहनत आप भी करिएगा। देखिए फिर नंबर, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध था? सम्राट अशोक। तो फिर बोलूं मैं आपको एक बात, मौर्य साम्राज्य का प्रश्न अभी तक कम से कम 15 प्रश्न बन चुका है, कम से कम 15, अधिकतम तो और ज़्यादा बन जाएगा। जब से पढ़ा रहा हूँ 20 फरवरी से लगा 29 फरवरी तक कंटिन्यू, फिर 1 मार्च लिया, फिर 2 3 4 नहीं था डाटा तो हम 5 मार्च लिया, अब 6 मार्च का पहला शिफ्ट चल रहा है। तो बिल्कुल मौर्य साम्राज्य को पूछ रहा, हर दिन के 4 शिफ्ट होते हैं, ध्यान रखना, है कि नहीं? इतने सारे वीडियो बना चुका हूँ, मुझे पूरा उम्मीद लग रहा है यही पैटर्न फॉलो करेगा एग्जाम में। चलिएगा, तो ध्यान रखना, जेम्स प्रिंसेप जानते हो? जेम्स प्रिंसेप, जो प्रिंसेप, ध्यान रखना, जो आपके ब्रिटिश क्या थे, आपके शिलालेख या वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने क्या पढ़ा था, मौर्य साम्राज्य के शिलालेखों का अध्ययन किया था। और शिलालेख ध्यान रखना जी ब्रह्म लिपि में लिखेंगे, किस लिपि? ब्रह्म लिपि में, ध्यान रखना। और भाषा का नाम रहेगा प्राकृत। ये प्रश्न बना विद्यार्थी नहीं देखे आप लोग, जाके देखिए पिछले PYQ में, शायद पिछला ही वाला था, शायद 5 फरवरी का, सॉरी मार्च का चौथा शिफ्ट रहा होगा, तब पूछा था वहां पर भी।
मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम पढ़ाने का है और समझाने का। जो विद्यार्थी हमसे समझेगा पढ़ेगा देखिए आगे बढ़ जाएगा, और आप लोग हमें इग्नोर करोगे तो इसमें आपका घाटा होने वाला देखिएगा। आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मतलब आप जानते हो ना, आय की असमानता मतलब ये है कि आय किसी के कम है किसी के ज़्यादा है, तो भारत चाहता है सबका आय बराबर हो जाए। उसकी असमानताओं को कम करने के लिए जो प्रयास होता है, इसके लिए हमें संविधान में कहाँ लिखा है, नीति निर्देशक, तो जानते हैं आप लोग, वहीं पर लिखा, सीधी बात है कि नहीं। तो भाग आपका पहला संघराज क्षेत्र, भाग 2, भाग 1 संघराज क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 आपका रहेगा मौलिक अधिकार, और भाग 4 मौलिक कर्तव्य रहता नहीं है कि। तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है, भाग 4 मौलिक कर्तव्य है, और वहीं पर आपका शामिल रहता है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें हम कल्याणकारी तत्व कहते हैं, वहीं पर हमें इंगित है कि आय की असमानता को दूर करने का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है विद्यार्थी, मजेदार प्रश्न आ रहा है, बिल्कुल वही शिफ्टों की तुलना में वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। चलिए, भारतीय राज्य की कार्यकारी परिषद राज्यपाल में निहित होती है। जैसे राष्ट्रपति देश में, उसी प्रकार राज्य भारत का प्रमुख संवैधानिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री पीएम होता है। ठीक है, लेकिन उसी प्रकार राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, या प्रथम नागरिक है तो राज्यपाल राज्य का, और देश के होता है राष्ट्रपति। ठीक है, दोनों का काम वही होता है, दोनों की शक्तियां असीमित नहीं है, मतलब उनका लिमिट सीमा का होता है। सभी कार्य जैसे देश में पीएम करेगा और राज्य में मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, तो भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन जो क्रियान्वयन कौन करता है, मुख्यमंत्री करेगा। जैसे राष्ट्रपति की जगह कौन करता है, प्रधानमंत्री। समझे। चलिए अगला प्रश्न में लिख रहा है, परम शून्यताप या जिसे हम कहते हैं 0 केल्विन या -273.15 पर पदार्थ के कण गति करना बंद कर देते हैं। ध्यान रखना, तो परम शून्य ताप, ध्यान रखना, परम शून्य ताप का मान दे के रखा हमें, यहाँ डाटा आप देख पा रहे होंगे। इसको कह रहा है वो पदार्थ के कण। परम शून्य ताप पर जो पदार्थ होता है, पदार्थ आपको पता है 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका प्रश्न पूछ चुका है। आवर्षाणिक प्रश्न बार बार आ रहा है, पदार्थों का प्रश्न आ रहा है, गैस का प्रश्न बार बार आ रहा है, बॉयल्स नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, नहीं देखे आप लोग, देखे होंगे ना। चलिएगा, तो गति करना क्या, कण बंद कर देते हैं। ये साइंस का एक ही प्रश्न आएगा, कुछ भी जाए साइंस का, अभी तक हमें एक ही प्रश्न मिला हर चैप्टर। समझे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को निवेश के रूप में जाना जाता है। मतलब है जी, किसी फर्म मतलब कहते हैं किसी भी क्षेत्र की बात करें कि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को निवेश के रूप में जाना। निवेश मतलब होता है लगाना। समझे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 20 है। 20 प्रश्न में कह रहा है, आमोंग मोंग पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, तो आपका रहेगा नागालैंड। और नागालैंड की तरह नागा जनजाति पाई जाती है यहाँ पर, जो हॉर्नबिल, जानते हैं ना, हॉर्नबिल पर्व मनाता है 1 दिसंबर को। इसका प्रश्न भी हमें कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो अमोंग मोंग पर्व हमारा नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है, और हॉर्नबिल भी वहाँ का है जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, पूरा भारत समझ आते हैं, पूरा राज्य मनाता है। नागालैंड का राजधानी कोहिमा, क्या है, कोहिमा राजधानी। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका आंसर भाई, है कि नहीं। इस प्रकार से आप देखिए, आज हम ले रहे थे 6 मार्च 2024 का चैप्टर नंबर पहले का। इस प्रकार से आपने इसके पहले डेका देखे हैं, इसके पहले 1 तारीख का देखे, इस प्रकार आप पूरा 29 से लगा के आप 20 फरवरी पिछला देख चुके होंगे। चलिए तो आप कैसा लगा वीडियो विद्यार्थियों, हम आपके डाटा लाते रहेंगे, पूरा जनवरी में आपको पढ़ाने वाला, ध्यान रखें। ठीक है, पूरा जनवरी पढ़ाने वाला हूँ, जब तक हमारे पास PDF, जितना PDF है उतना डाटा पूरा पढ़ाएं। उसके बाद फिर जो समय बचेगा उसको हम कुछ और पढ़ा देंगे संबंधित जानकारी। तो आपको अच्छा लगा वीडियो ना, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर, और ऐसे विद्यार्थी पर शेयर कर जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, बड़े कुछ नहीं जुड़ पाया है, या पेड कोर्स नहीं ले पा रहा है, या कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए अगर हमारा ये लाभदायक वीडियो पहुंचता है तो विद्यार्थी समझ कर कि क्या टॉपिक आ रहा है, कि रीजनिंग में क्या आ रहा है, जीके में क्या आ रहा है, हिंदी में क्या, मैथ में क्या आ रहा है, वो समझ लेगा पढ़ने वाला बंदा, और देखिएगा समझ कर वो पढ़कर एक पोस्ट पा सकता है, हम कह सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद विद्यार्थियों। इसी का आप जीके जैसे लेंगे। ठीक है, जो पार्ट आपका रहा है 6 मार्च 2024 का पहला चैप्टर का जीके का, अब इसका रहेगा हिंदी का, उसे भी देखिए विद्यार्थी। चलिए मिलते हैं, और सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, चौथा शिफ्ट ऐसे लेंगे आपको अगले वीडियो में।